वो छात्रों को रिस्क इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि अगर मुझे सरकार में आना है तो छात्रों को आगे करना होगा। इसलिए वहाँ छात्रों की भीड़ भी थी, उन्होंने कलम भी बाँटे, कई घोषणाएं की। लेकिन दिक्कत यही है कि अगर वो आज जितनी घोषणाएं कर दी हैं, अगर वो अमल कर दे तो सही में जो उन्होंने घोषणा की कि मैं नवंबर में 23वीं सरकार बनेगी और एक्शन होगा और 5 साल में बिहार आगे हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। आप जो घोषणा कर रहे हैं और जो बिहार सरकार का बजट है, आप दोनों में तालमेल तो आप रखेंगे। आप बोल रहे हैं कि हम 1500 रुपया सबको देंगे, यहाँ तो 1100 रुपया नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे 10,000 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। तो 60 सीट लेंगे तो मुकेश सहनी के पास कैंडिडेट कहाँ है? मुकेश सहनी को छोड़ दें तो आप हमको चार बड़े नेता का आप नाम बता दीजिए वीआईपी का, तो है ही नहीं। तो वो 60 सीटों के लिए आदमी भी चाहिए ना। राजद में तो मान लीजिए 120 पे लड़ेगा तो 180 उम्मीदवार हैं, पहले से ही मारा मारी है। यहाँ तो खाली है सीटें। अभी वीआईपी की बात कर रहे थे। हाँ। और एक और पार्टी है रालोमो, उपेंद्र कुशवाहा। हाँ, मेरा मानना है कि ये लोग चुनाव तक किस ओर रहेंगे उनको भी नहीं पता हो। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और तेजस्वी यादव ने आज जो है युवाओं को लेकर जो है वो एक बड़ी कार्यक्रम जो है वो की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विजुअल्स दिखा रहे हैं, जहां पर कई ऐलान जो है वो तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम में जो है वो किया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के जाने माने पत्रकार इंद्रभूषण जी होंगे। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि एक नई तरीके के आज भाषण जो है वो तेजस्वी यादव का दिखा, कई तरह के ऐलान। वो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को वो एकदम फ्लुएंट इंग्लिश सिखा देंगे। वो कह रहे हैं कि 1 गिलास दूध का दिखा, कई तरह के ऐलान। वो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को वो एकदम फ्लुएंट इंग्लिश सिखा देंगे। वो कह रहे हैं कि 1 गिलास दूध और 2 अंडे जो है वो प्रतिदिन जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो बच्चे हैं उनको देंगे। इसके बाद वो एजुकेशन को लेकर कई तरह के ऐलान करते थे। क्या इन वादों से जनता जो है वो कनेक्ट कर पाएगी? देखिए, 2 बात है। पहली बात ये है कि वो युवाओं को, छात्रों को, जो खुद युवा हैं, संबोधित कर रहे हैं और हर लड़ाई, चाहे वो 74 का आंदोलन हो, फिर आज़ादी का आंदोलन हो, युवा ही आगे बढ़ाते हैं। उनको पता है कि युवा को मोह लेंगे तो हम सरकार में आ जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आप अगर कोई आचरण करते हैं, किसी को सिखाते हैं, तो आपको पहले उस पर अमल करना होगा। उन्होंने कहा कि मैं वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा जो 1 से 100 में पूरे विश्व में होगा। तो पहले उन्हें ये बताना चाहिए कि उन्होंने 9वीं के बाद पढ़ाई क्यों नहीं पूरी की, चाहे जो कारण हो। ठीक है, उनकी सोच अच्छी है, चाह रहे हैं कि हम नहीं पढ़े तो और लोग पढ़े। और उन्होंने कई घोषणाएँ की हैं। मैंने वो 5वीं क्लास से लेकर और यूनिवर्सिटी तक उन्होंने ये भी इशू उठाया कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला है। वो छात्रों को रिस्क इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि अगर मुझे सरकार में आना है तो छात्रों को आगे करना होगा। इसलिए वहाँ छात्रों की भीड़ भी थी, उन्होंने कलम भी बाँटे, कई घोषणाएं की। लेकिन दिक्कत यही है कि अगर वो आज जितनी घोषणाएं कर दी हैं, अगर वो अमल कर दे तो सही में जो उन्होंने घोषणा की कि मैं नवंबर में 23वीं सरकार बनेगी और एक्शन होगा और 5 साल में बिहार आगे हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। आप जो घोषणा कर रहे हैं और जो बिहार सरकार का बजट है, आप दोनों में तालमेल तो आप रखेंगे। आप बोल रहे हैं कि हम 1500 रुपया सबको देंगे, यहाँ तो 1100 रुपया नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे 10,000 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। कहाँ से लाएंगे राशि आप? ठीक है, आप सबको बोले कि हम हर जाति के 5वीं क्लास के छोटे बच्चों को 2 अंडा देंगे। अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए पैसे का भी प्रबंध होना चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि पैसा ये सब कहाँ से आएगा। 2000 एकड़ में एजुकेशन सिटी बनाएंगे, बहुत अच्छी बात होनी ही चाहिए। यूपी में, ये नोएडा में है भी, एकदम होना चाहिए। लेकिन इन सब के पीछे आपको एक रोड मैप ये बताना पड़ेगा कि इन सब के लिए आप पैसे अब कहाँ से लाएंगे। जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि हम नीतीश कुमार जी कहते थे कि पैसा कहाँ से आएगा और बहाली नहीं करते थे, हमने बहाली की। सरकारी नौकरी की बात अलग है और ये सब संस्था सब डेवलप करना बात अलग है। निश्चित तौर पर उनका सोच अच्छा है युवाओं को लेकर, छात्रों को, लेकिन कितना अमल करेंगे अब तो ये तो आफ्टर इलेक्शन बताएगा। वो कह रहे हैं कि आपने एनडीए की सरकार को 20 साल का मौका दिया, हमें बस 20 महीने दे दीजिए। ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे ही सीएम बनेंगे बड़ा सा बदलाव हो जाएगा। ऐसा होता है या कि बस एक जनताओं अपने वोटर्स या समर्थकों में जोश भरने के लिए ऐसा था? देखिए, नीतीश कुमार जी के आगे पीछे कोई नहीं है। कभी उन्होंने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया।
20 सालों में कोई नहीं जानता है कि उनका भगना कौन है, बेटा को अब लोग थोड़ा थोड़ा जान रहा है जब वो थोड़ा सा अस्वस्थ हो गए हैं। तो जो आदमी सिर्फ स्टेट के लिए कर रहा था तो उसको लगा 20 साल करने में। आपके साथ तो पूरा कुनबा है, आप हैं, आपकी 2 बहनें हैं अभी पॉलिटिक्स में, आपके बड़े भाई हैं, कई बहनें और कई बहनों ही आने को तैयार हैं, पूरा कुनबा है। तो वैसे उस कुनबे में कैसे वो सबको अलग करके सबको, हमको नहीं समझ में आ रहा कि उनका रोड मैप क्या है। उनके पिताजी और माँ 15 साल शासन कर चुके हैं। अगर उसको देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ कर पाएंगे, वो सिर्फ वादे कर रहे हैं। हाँ, उससे अलग वो कुछ करेंगे तो क्या करेंगे, तो फिर आप बताएंगे ना कि पैसा कहाँ से लाएंगे, सिस्टम कहाँ से खड़ा करेंगे। हाँ ठीक है, अभी इलेक्शन है, हर पार्टी घोषणा करती है, वो भी अपना। एक चीज़ और है कि देखिए बिहार में कई पार्टियां हैं, जेडीयू हैं, बीजेपी है, आरजेडी है, ना जाने कितने लेफ्ट पार्टी को आप जोड़ लें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज्वाइनिंग जो इन दिनों मैं देख रहा हूँ चुनाव से पहले वो मुकेश सहनी की पार्टी में हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप क्या इस चीज़ को समझेंगे? बस इत्तेफाक है या इसके पीछे भी कोई लॉजिक काम करता है? देखिए वीआईपी बार बार इसलिए कह रही है कि हम 40 सीट लेंगे, ये इसलिए कह रही है कि 60 कर, देखिए आप आपने 60 कहा, हम तो 40 से 35 जान रहे थे, तो 60 सीट लेंगे। तो मुकेश सहनी के पास कैंडिडेट कहाँ है? मुकेश सहनी को छोड़ दें तो आप हमको चार बड़े नेता का आप नाम बता दीजिए वीआईपी का, तो है ही नहीं। तो वो 60 सीटों के लिए आदमी भी चाहिए ना। राजद में तो मान लीजिए 120 पे लड़ेगा तो 180 उम्मीदवार हैं, पहले से ही मारा मारी है। यहाँ तो खाली है सीटें, अगर इनको मिलता है तो, अगर इनकी बातें मान लें कि 60 सीट मिल रहा है, 40 ही मिल रहा है, 35 ही मिल रहा है, फिर तो 35 भी आदमी चाहिए ना। तो ये खोज रहे हैं आदमी, और जिनको लग रहा है कि मुझे राजद से टिकट नहीं मिलेगा, जदयू से टिकट नहीं मिलेगा, भाजपा से दो लोग के पास आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, देखिए ये कोई सवाल नहीं है क्योंकि आप हर बीट के मतलब ये है, आप बीजेपी भी जाते हैं, जदयू भी जाते हैं, चिराग पासवान की पार्टी में भी जाते हैं। तो मैं बस ये सवाल, आगे का एक सवाल है मेरा कि कुछ ऐसा कुछ बात जो ऐसा कोई बयान जो आप देना चाहेंगे जो होने वाला है पॉलिटिक्स में, जो हुआ नहीं है, जो आप जानते हो या इशारों में कुछ बताना चाहें, जो कुछ भी बताना चाहें। नहीं, अभी आप वीआईपी की बात कर रहे थे। हाँ। और एक और पार्टी है रालोमो, उपेंद्र कुशवाहा। हाँ, मेरा मानना है कि ये लोग चुनाव तक किस ओर रहेंगे उनको भी नहीं पता होगा। हाँ। तो इसलिए आगे क्या होता है, ठीक है, अभी तो जदयू बीजेपी साथ है, जदयू भी कई बार अल्टा पलटी की है, उस पर भी लोगों को थोड़ा भी अविश्वास रहता है। लेकिन ये रालोमो और वीआईपी पर तो कोई गारंटी ही नहीं है कि ये लोग इलेक्शन में किसके साथ चुनाव लड़ेंगे। अभी भी आपको लगता है? एकदम अभी भी। मुकेश सहनी कह चुके हैं अब हम नहीं जाने वाले उधर। अरे वो देखिए, यही तो राजनीति है। इसी मौर्य होटल में अंतिम दिन, जिस दिन सीट का बंटवारा हो रहा था 2020 के चुनाव में, इसी मौर्य होटल में, उसी कमरे में वो ये कह के चले गए कि तेजस्वी ने मेरे पीठ में छुड़ा वो का है। तो क्या अब कैसी दोस्ती हो गई भाई कि अचानक आपको लग रहा है कि आपको 60 सीट दे देंगे? उस समय वो आपको 10 सीट देने को तैयार नहीं थे। क्या माहौल बिहार में बदल गया है भाई कि आपको 10 की जगह 60 सीट दे देंगे? तो ये सब दबाव है, ये लोग दबाव बनाते हैं, ये लोग छोटी पार्टियां दबाव बना के दोनों तरफ अपना हाथ पैर फैलाए रखते हैं। कहाँ जाएंगे उनको भी नहीं पता है। सही मायने मुकेश सहनी को भी नहीं पता है कि वो इधर रहेंगे उधर रहेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं इंद्रभूषण सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे समय समय पर बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू। चलिए, ये थे बिहार के जाने माने पत्रकार इंद्रभूषण जी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।